राष्ट्रवादी गौरव चौहान यूट्यूब चैनल पर मैं गौरव एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस श्रृंखला के 15वें या अंतिम भाग में हम बात कर रहे हैं कोरोना के बारे में। कोविड-19 जिस प्रकार से विश्व के अन्य देशों में फैला है, जो मैंने केस स्टडी की है, उनके आधार पर जो भी मैंने स्रोत जुटाए हैं, जो भी मेरे पास जानकारी उपलब्ध हो पाई है, भारत से भी मैंने अन्य स्रोतों से जानकारियाँ ली हैं, तो उन सब के आधार पर मैं आज आपसे कोरोना के बारे में संपूर्ण बात करूंगा। भाई इसके उपचार के बारे में भी बात करूंगा, इसमें हम क्या क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, इन सब चीज़ों के मैं बारे में बात करने वाला हूं। कोरोना वायरस किसी भी इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह ही होता है, इसी कारण इसको हम ILI समूह में रखते हैं और कोविड-19 इसको कहते हैं। हम ILI बोले तो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, इस समूह में रखा जाता है। और ये वायरस मुख्य रूप से श्वसन मार्ग पर ही हमला करता है। ज़्यादातर जो केस आए हैं, जो केस स्टडी मैंने की है, उसके आधार पर इसमें क्या होगा, बुखार आएगा, खांसी आएगी, कमजोरी होगी, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, मतलब सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पूरी की पूरी गले से संबंधित ही होती हैं। बुखार आना तो एक हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है, हमारे सेल्स एक्टिव हो जाते हैं, वो बता देते हैं कि किसी वायरस ने हमारे शरीर में प्रवेश कर लिया, जिसके बारे में मैं आपसे आगे अभी बात करूँगा। और इसको जांच करने के लिए हम RT-PCR किट का प्रयोग करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इससे हम पता लगा पाते हैं कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं है। अब एक महत्व की बात आप समझिए कि इस किट के साथ जो मैनुअल दिया जाता है, उस मैनुअल में ये स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि यह किट केवल अनुसंधान अर्थात रिसर्च के उद्देश्य हेतु है, जाँच के उद्देश्य हेतु नहीं है। फॉर रिसर्च यूज ओनली, नॉट फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज़। और सबसे बड़ी बात है कि जिन देशों में भी इस किट का प्रयोग किया गया, उन देशों में 99% जो भी केस थे, उनका सही आकलन नहीं हो पाया कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। उसके अलावा एक महत्व की बात और कि इस किट से जब हमने अलग अलग प्रकार से जो सैंपल लिए, जैसे नाक से सैंपल लिया तो उसका परिणाम कुछ और आया, और जो मुंह से सैंपल लिया उसका परिणाम कुछ और आया, जबकि वो व्यक्ति पॉजिटिव था, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई बाद में इस वजह से। तो आप इस बात को समझिए। इसके अलावा जो इस किट के आविष्कारक हैं, कैरी मुलिस, वो खुद इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यह केवल रिसर्च के उद्देश्य से है, जांच के उद्देश्य से नहीं है। केस स्टडी के बारे में मैं अब आपसे चर्चा कर लेता हूं। अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ने 27 फरवरी 2020 को वुहान के 4 रोगियों का इस किट के द्वारा परीक्षण किया था। उनको हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे दी, क्योंकि किट द्वारा टेस्ट करने पर उन्हें कोरोना नेगेटिव पाया गया था। जब उनको छुट्टी मिल गई, उसके 13 दिन बाद उन लोगों की दोबारा से किट से जांच कराई गई, तो वो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो अब आप यहाँ पे क्या कहेंगे, पहले वो डॉक्टर सही थे, या पहले वो किट सही थी, या अभी रोगी सही हैं, या फिर अभी किट सही है, क्या है? तो इसके बारे में कोई भी निर्णायक जवाब किसी के भी पास है नहीं, क्योंकि कोई जवाब नहीं दे सकता। तो ये एक तरीके से एक बहुत बड़ा घोटाला है। अब मैं आपको एक सिंगापुर की बात बताता हूँ कि 4 मार्च को इसी किट के द्वारा एक रोगी की जांच होती है जिसको बहुत तेज़ बुखार होता है। और ये जो बात है, ये वहाँ के एक लैंसेट नाम से एक महत्वपूर्ण पत्रिका सिंगापुर में प्रकाशित होती है, उसका लेख है। हॉस्पिटल में उस रोगी की डेंगू की जांच कराई जाती है। अब वो रोगी डेंगू पॉजिटिव निकलता है, कुछ दिन डेंगू का इलाज चलता है उसका, उसके बाद उसकी कोरोना किट से जांच कराई जाती है, वो कोरोना में भी पॉजिटिव आता है। अब बताइए, उसको कोरोना का हम पेशेंट मानेंगे या डेंगू का? इसका भी जवाब किसी भी व्यक्ति के पास है नहीं। अब मैं आपसे 5 मार्च 2020 की बात करता हूँ। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो US में पहला कोरोना वायरस का मरीज पाया गया था, उसके बारे में। इसका पहला सैंपल लिया गया नाक से, कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दूसरा सैंपल इसका मुंह से लिया गया, जो कोरोना नेगेटिव पाया गया। अब आप बताएं, निष्कर्ष आपके ऊपर है। मैं केवल आपको केस स्टडी के बारे में ही बता सकता हूं, क्योंकि RT-PCR टेस्ट किट के द्वारा जितने भी परीक्षण अब तक हुए हैं, जो मैंने आपको बताए, उनकी विश्वसनीयता शून्य है। यदि आप अभी तक आश्वस्त नहीं हैं, तो कृपया euromomo.eu वेबसाइट पर जाएं, जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहां आपको यूरोप के भीतर पिछले 5 वर्ष की मृत्यु दर के आंकड़े मिलेंगे। आप पिछले 5 वर्षों के दौरान इटली या अन्य किसी देश की मृत्यु दर के आंकड़े देख सकते हैं। अंतर केवल इतना है कि इस बार प्रत्येक मौत का आंकड़ा रियल टाइम में है, जो वास्तविक हमारे सामने है, जो मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है।
इस वजह से हमें घबराहट पैदा हो रही है। अब सवाल ये बनता है कि इस स्थिति में क्या करना है हमें। मीडिया कह रही है, जनता क्या कह रही है, या आपके पास क्या विकल्प हैं, इन सारे विषयों पर हमें विचार करना है। कोरोना वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना अपेक्षित था, और जिसकी मृत्यु दर भी मैंने कल आपको बताई 0.1% है, जो किसी भी सामान्य फ्लू के मामले में बराबर ही है, कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। फिर हमें डराया क्यों जा रहा है? डराने के आप कारण आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा आप स्टडी करोगे, थोड़ी सी चीज़ों को जानोगे, तो आप इन विषयों को अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अब मैं आपसे बात करता हूँ डेंड्रिटिक सेल के बारे में। डेंड्रिटिक सेल एक तरीके से हमारा आर्मी का कमांडर है, ऐसा मानिए आप, कि हमारी बॉडी में किसी वायरस ने अगर एंट्री कर ली तो ये क्या करता है कि हमारी आर्मी को कमांड देता है, हमारी आर्मी को बोल देता है कि हमला करो, किसी दुश्मन ने अटैक कर लिया है हमारे शरीर पर। और फिर क्या कर देगा, एक आर्मी हमारा टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर एक तरीके से हमारी बॉडी का एक अच्छा टूल है। वो क्या करेगा, वो एक्टिव हो जाएगा। जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उससे क्या हो जाएगा कि हमारी बॉडी को आवश्यकता पड़ेगी आराम करने की, क्योंकि इन वायरस से लड़ने के लिए इनको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो हमारी बॉडी से ही ये प्राप्त करेंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए, हमारी प्रकृति ने हमें एक ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, ईश्वर ने हमें एक ऐसा सिस्टम दे दिया है कि हमारी बॉडीज़ के अंदर ही एंटीबॉडीज़ ऑटोमेटिक है, वो प्रकृति द्वारा ही हमें प्रदत्त है। तो जो ये डेंड्रिटिक सेल हैं, ये जब कमांड दे देंगे हमारे दूसरे सेल्स को, हमारे टेम्परेचर को, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको ये स्ट्रॉन्ग कर देंगे, उसको ये बोल देंगे कि हमला करो, दुश्मन आ चुका है। तो वो वायरस को तब तक मारते रहेंगे, अन्य अन्य भागों में उसको विभक्त कर देंगे, उसको आइटम्स में विभक्त कर देंगे, उसको मॉलिक्यूल्स में विभक्त कर देंगे, उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करके और वहाँ से भगा देंगे। तो ये भगाने का काम करेंगे। तो आप टेम्परेचर को एक तरीके से टूल ही समझिए। मैंने अभी आपको बताया कि मैं टेम्परेचर के बारे में बताऊंगा। बढ़ना हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। बॉडी में हमें आराम की आवश्यकता तब पड़ती है क्योंकि हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है। तो हमारी बॉडी जितना ज़्यादा आराम करेगी उतनी अतिरिक्त ऊर्जा हमारे जो लिए लड़ रहे हैं वायरस से, उन टूल्स को मिलेगी। तो ये मैंने आपको डेंड्रिटिक सेल के बारे में बताया। अब मैं बात करता हूँ कोरोना के कुछ उपचार के बारे में। आप ये समझ लीजिए, यदि आप विज्ञान के साथ हैं तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। फिर आपको कोरोना से डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सामान्य सर्दी या फ्लू में जो प्रोटोकॉल का पालन करना होता है वही पालन आपको कोरोना में करना है। अब मैं आपको 3 स्टेप डाइट प्रोटोकॉल बताता हूँ। अगर आप ये फॉलो कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की समस्या आपको लेनी है। पहले दिन आपको क्या करना कि आपका जितना वज़न है उसको 10 से भाग दे दो। मान लीजिए आपका वज़न 50 किलो है और आप 10 से भाग दे दो तो कितना बचा, 5। यानी आपको 5 गिलास फलों का जूस पीना है, जिसमें मौसमी हो गया, संतरा हो गया, और 5 गिलास जूस आपको नारियल का पीना है। ये पहले दिन की डाइट हो गई। दूसरे दिन आपको क्या करना, अब आपके वज़न का भागित 20, 3 प्राप्त हुआ। तो अब हमें क्या करना, 3 गिलास फलों का जूस पीना, जिसमें मैंने आपको बता दिया, और 3 गिलास ही हमें नारियल का जूस पीना है। इसके साथ हम टमाटर व खीरा, आपका जितना वज़न है उसका मल्टीप्लाई बाई 5, मतलब 5 से हमें गुणा करना है, उतने ग्राम आपको टमाटर और खीरा खाना है दूसरे दिन। तीसरे दिन आपको क्या करना, आपका वज़न भागित 30, यानी मान लीजिए कि आपका वज़न 30 किलो है और 30 से ही मैंने भाग दे दिया, तो कितना बचा, 1। यानी आपको 1 गिलास फलों का जूस पीना और 1 गिलास नारियल पानी, और साथ में हमें क्या लेना, भोजन में टमाटर और खीरा, वही आपके वज़न का गुणित 5, इतना ग्राम आपको लेना है। तो ये मैंने आपको 3 डेज़ कोरोना प्रिवेंशन डाइट के बारे में बताया है। अब मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक उपचार बता रहा हूँ जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं। नीम की गिलोय, तुलसी के पत्ते, सौंठ, अजवाइन, छोटी पीपली, काली मिर्च, इन सब का आप काढ़ा बनाकर सुबह शाम सेवन करें। किसी भी प्रकार के फ्लू वायरस व ज्वर में बहुत लाभकारी है। और सबसे बड़ी बात, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होगा। और कोरोना से लड़ने का यही केवल मात्र उपाय है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता जितनी अधिक होगी, आप कोरोना से उतने ही देर तक लड़ पाओगे, और आप हारोगे भी नहीं, बल्कि कोरोना ही हार के भाग जाएगा आपसे। तो अब आइए मुंह पर मास्क लगाने के विषय में हम बात कर लेते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्व का विषय है। अभी सभी लोगों का एक ही प्रश्न है, मुंह पर मास्क लगाएं या नहीं। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, नहीं। इसका मैं आपको कारण बता दूं। मनुष्य शरीर को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति मनुष्य सांस लेकर करता है। आप इस बात को अच्छी भली भांति जानते हैं।
परंतु सांस लेने पर वायुमंडल में उपस्थित अन्य तत्व जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, इस तरह के जो तत्व हैं वो भी हमारे शरीर में आ जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि जिस प्रकार मास्क लगाए बगैर हमारे शरीर में ये तत्व पहुँचते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मास्क लगाने पर भी निरंतर इन तत्वों की पूर्ति होती रहती है। क्योंकि मास्क में क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनका आकार इन तत्वों की अपेक्षा बड़ा होता है। मास्क के छिद्रों का जो आकार होता है मनुष्य के सिर के बालों की अपेक्षा 5 से 6 गुना बड़ा होता है। यदि जो सिर के बाल हैं उनके आकार की मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करूं तो आप ये मान लीजिए कि 1,20,000 नैनोमीटर व्यास का होता है। अतः जो मास्क के छिद्रों का आकार होगा वो लगभग 6 लाख नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। मैं ये अनुमानित ही बता रहा हूँ, एक्यूरेट तो नहीं है। दूसरी ओर जो कोरोना वायरस का जो आकार है यदि हम चेक करें तो पता लगता है कि कोरोना वायरस का जो व्यास है मात्र 120 नैनोमीटर है। 120 नैनोमीटर इतना ही है मात्र। अब आप स्वयं कल्पना कीजिए कि क्या हम 6 लाख नैनोमीटर के छिद्रों से 120 नैनोमीटर व्यास के वायरस को रोक सकते हैं क्या? संभव है क्या ये? बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो मेरे अनुसार मास्क केवल व्यापार है और मास्क लगाना उतना ही सुरक्षित है जितना पारदर्शी शीशे के पीछे खड़े होकर स्वयं को छिपाना। 16 अप्रैल को शुरू हुई श्रृंखला का आज समापन होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये श्रृंखला बहुत पसंद आएगी और सारी वीडियोस का आप अच्छे तरीके से लाभ उठा पाएंगे व अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करेंगे जिससे सभी को इसका लाभ मिल पाए। और मैं आपसे एक विशेष आग्रह भी करता हूं कि आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएँ जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसी आशा के साथ मैं गौरव चौहान आपसे विदा लेता हूँ। अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम।